गुड इवनिंग दोस्तों। और GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम सब लोग फिर से हाजिर हैं MCQ सीरीज़ के साथ में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे DPSP के कुछ MCQs। ठीक है, जिससे आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सबसे पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ठीक है, DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसे हम लोगों ने कहाँ से लिया है, हम लोगों ने इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हम लोगों ने इसे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, चैप्टर 4 के अंदर इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसका परम उद्देश्य ये है देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, कैसा, देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, क्योंकि अध्याय 3 जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन है, ये किस बात को सुनिश्चित करता है, ये देश के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। ठीक है, किंतु अभी भी इन दोनों चीज़ों की स्थापना करना बाकी रह गई थी। ठीक है, चलो तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही होता है, उसकी स्थापना करना DPSP का परम उद्देश्य है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब वे जो तमाम उद्देश्य हैं उनमें से ये छांटना है हम लोगों को कि ये इस DPSP का कौन सा इसका पर्पस या इसका मोटिव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बिल्कुल, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक पंथ निरपेक्ष, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सीधी बात है, ये प्रोविजन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये सेक्युलर, और यही तो भारत है। तो जब भारत सेक्युलर है तो कहीं ना कहीं विरोधाभास किस में हुआ, थर्ड ऑप्शन में। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्या पूछा उसने, नहीं है। ठीक है, तो धार्मिक राज्य, भारत एक धार्मिक राज्य नहीं है। ठीक है, और इसकी स्थापना करना इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्याख्या इसकी देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही गलत चूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, द DPSP प्रोविजन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो जो दोनों ही गलत है ऐसा ऑप्शन हमें कहा है। ठीक है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, बाकी एक दो ना दोनों। ठीक है ना तो एक ना ही दो। द करेक्ट आंसर इज डी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, निर्बंधन मतलब रोकना। ठीक है, तो भारत के नीति निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है, बल्कि ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं राज्य को, एक गाइडलाइंस की तरह है, दे आर द गाइडलाइंस। ठीक है ना, MC सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं कि राज्य विधायिका कार्यपालिका को ये काम करना है। ठीक है, अपनी नीतियों में इनका अनुपालन करना है। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इंफोर्सिएबल या न्यायोचित नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो फिर इसने क्या पूछा है, इस पर हमेशा गौर करिएगा कि उसने सही है या गलत है ये पूछा है। ठीक है, जल्दी में ऑप्शन टिक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, पहली और दूसरी दोनों सही है। व्याख्या आपको बताता हूँ। चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
नीति के निदेशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर इनका वायलेशन होता है या फिर अगर ये लागू नहीं करवाए जाते राज्य द्वारा, तो आप यू डोंट हैव द राइट टू एक्सेस टू द जुडिशियरी, ठीक है, आप न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित होना या फिर इन्हें एनफोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान की किस प्रावधान के, चारों ऑप्शन के अंदर हम लोग देखेंगे। फिर आप इस वही बात, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट, ठीक है, जहां सबका भला हो, ठीक है, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना होता हो और सभी लोग को एक समान दृष्टि से देखकर सभी के विकास और उत्थान की बात की जाती हो। तो सीधी बात है, प्रस्तावना मौलिक अधिकारों में चौथी अनुसूची में, ठीक है ना, करते सभी हैं, लेकिन मूल रूप से किसके अंदर इसकी बात की गई है, तो वह है आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ठीक है। चलो, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। यह संविधान के भाग 4, ठीक है, के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर। कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है कितने तरह की स्वतंत्रता, 5 तरह की, कितने तरह का न्याय, 3 तरह का न्याय, ठीक है ना, और तथा, ठीक है, और समता कितने तरह की, 2 तरह की समता, ठीक है, किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की। आपसे डायरेक्ट नंबर भी पूछा सकता है, ठीक है ना, ये आपका न्याय, ठीक है, ये आपकी फ्रीडम, ठीक है ना, और ये आपकी समता, इन 2 चीजों की इक्वलिटी, इसकी जस्टिस, ठीक है, और इसकी स्वतंत्रता, जो एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। ये तमाम चीजें अगर कहीं पर है तो लगभग इससे पूरा का पूरा एक वेलफेयर स्टेट की संकल्पना हम किसी भी राष्ट्र को बनाने में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि इन दोनों के चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर निदेशक तत्व ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही कि वैसे तो हर प्रोविजन के अंदर हम लोगों ने यही सोचा है कि भाई वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो, लेकिन स्पेशलाइज्ड अगर किसी की बात की जाए तो इसके अंदर विशेष रूप से प्रोविजन किए गए हैं कि भाई वेलफेयर स्टेट होगा, ठीक है। तो फिर भी आखिरी लाइन याद रखना कि इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया, तथापि दोनों का चयन का विकल्प ना हो तो सीधी बात है ऑप्शन आपका यही होगा, ठीक है ना। मोस्ट प्रेफर्ड आंसर ये होगा, उत्तर सभी सही हैं लेकिन ये मोस्ट प्रेफर्ड होगा। चलो, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किस विचारधारा के हैं, किस प्रकृति के हैं, या फिर उन पर किन सिद्धांतों का अनुसरण उन्होंने किया है या फिर उन पर इंपैक्ट दिखता है उसका। तो समाजवादी बिल्कुल सोशलिस्टिक दिखते हैं उसके अंदर, उत्तर बौद्धिकतावादी लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, भाई बुद्धिजीवी वाली जो बातें होती हैं, ठीक है ना, गांधीवादी बराबर दिखते हैं, उपरोक्त सभी, तो सीधी बात है सभी हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उत्तर बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा यह गैर न्यायोचित है, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, आप सभी लोग भी जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में कोई भी गलत कर सकता है, ठीक है, सामान्य प्रवृत्ति है। तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं फंडामेंटल राइट लिए गए, ठीक है, अमेरिका से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, अमेरिका से कई सारे फंडामेंटल राइट प्रोविजन, गणतांत्रिक ढांचा फ्रांस से लिया हम लोगों ने, आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएसपी लिया है। चलो, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान के से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। किन किन चीज़ों का इस पर असर हुआ है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों का डीपीएसपी पर असर पड़ा हुआ है। और कहाँ से लिया, 1937 के आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नीति निदेशक सिद्धांत हैं, ठीक है, डीपीएसपी हैं, कैसे हैं, वाद योग्य हैं क्या, नहीं, दे आर फंडामेंटल राइट्स। वाद योग्य नहीं, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकारी ना, कोई नहीं, ठीक है, तो वाद योग्य नहीं, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल।
ठीक है, वे न्यायोचित प्रकृति के नहीं हैं, वे गैर न्यायोचित प्रवृत्ति गैर प्रवर्तनीय है। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते, ऐसा किसमें कहा गया, अनुच्छेद 37 के अंदर कहा गया है। ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, विच वन ऑफ देम इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार भाई है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, कानून के समक्ष बराबरी आर्टिकल 14, धर्म पालन की स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपका फ्रीडम वाले रिलीजियस फ्रीडम वाला आर्टिकल। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये आपका कहाँ है, समान काम के लिए समान वेतन, ये आपका डीपीएसपी का प्रोविजन है। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख मौलिक अधिकारों में ना होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है। ठीक है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख, ठीक है, मौलिक अधिकारों में किया गया। ठीक है, यहाँ पर 39 का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 39 ए मत कर दिया, निःशुल्क विधिक सहायता है। चलो 10वें प्रश्न पर, अंतिम प्रश्न पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है और ये अपने आप में गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास हो पाएगा, क्योंकि भारत जो है वो गांवों का देश है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 इज द करेक्ट आंसर। इसकी कुछ व्याख्या हो तो हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो यह आपका अंतिम प्रश्न था। थैंक यू।